हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज सीरीज़ में आज हम लोग जी लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी सी ऑपरेटर्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सी ऑपरेटर्स जो है वो वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेट करने के लिए होते हैं। ये बेसिकली एक सिंबल होता है जो हम लोग वेरिएबल्स के साथ लगाते हैं और वो ऑपरेटर्स जो हैं वो वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। या सिंपल वर्ड्स में बताएं तो मैथमेटिक्स में भी आप ऑपरेटर्स देखते हैं, प्लस है, माइनस है, तो वो वैल्यूज़ हमें रिजल्ट देने के लिए यूज़ होते हैं या ऑपरेट करने के लिए होते हैं वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर। तो सी के अंदर भी इनका इस्तेमाल सेम ही है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट तरह की ऑपरेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम्स की कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे और एप्लीकेशंस राइट डाउन करना शुरू करेंगे तो हम लोग इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली करेंगे। तो हमारे पास सी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं जिनमें हमारे पास आता है सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल, लॉजिकल एंड कॉमा ऑपरेटर्स। आज के लेक्चर में हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे और थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे मैथमेटिक्स में नॉर्मली हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड ऑपरेटर होता है, इसी तरह सी के अंदर भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और सी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के दरम्यान हमेशा लगता है। बाइनरी इसीलिए कि जैसे अगर आप प्लस का साइन है तो आप हमेशा दो ऑपरेंड्स के दरम्यान लगाओगे ना। प्लस का साइन है आप 5+3, इसी तरह से 5 एक ऑपरेंड है, 3 एक ऑपरेंड है, तो आप प्लस का साइन इन दो ऑपरेंड्स के दरम्यान लगाओगे। अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप तब भी ऐसे ही करोगे, 5-3 कर सकते हैं, यहाँ पे भी दो ऑपरेंड्स आ गए। इसीलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं। तो ये हो गए जी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बाकी सारा स्ट्रक्चर वही होगा जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ये टॉप पे हमें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, मेन का फंक्शन स्टार्ट करना और फिर कोशिश करनी है कि जो कोड हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं उसे हम मेन बॉडी के अंदर लिखें। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी और एक वेरिएबल है सी। ए और बी को वैल्यूज़ असाइन की गई हैं 9 और 4। तो इसका मतलब है कि ए के अंदर ए जब भी लिखा जाएगा तो हम यही कंसीडर करेंगे कि ये 9 है, और बी जब भी लिखा जाएगा इसका मतलब है कि उस बी के अंदर 4 है। अगर हम इस लाइन की तरफ जाते हैं तो c = a+b का मतलब है a और b की वैल्यू को ऐड करके c के अंदर रखा जा रहा है और बाद में उसके रिज़ल्ट को प्रिंट करवाया जा रहा है। अगर दूसरी लाइन पे जाएं तो a और b को माइनस करके c के अंदर रखा जा रहा है। रिज़ल्ट के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल रखा जा रहा है। सॉरी, सी के अंदर क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू है वो ओवरराइट कर जाती है। किस तरह से, आप देखिए यहाँ पे ए एंड बी को ऐड करके सी के अंदर रख दिया। अब सी के अंदर हमारे पास आंसर आना चाहिए 13, ठीक है, लेकिन अगली लाइन पे हम माइनस करके भी सी के अंदर रिजल्ट रखवा रहे हैं। तो पहला जो रिजल्ट होगा जब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो वो पहले वाले रिजल्ट के ऊपर दूसरा रिजल्ट ओवरराइट हो जाएगा। पहली सी का रिजल्ट हमारे पास 13 है और दूसरे सी का रिजल्ट हमारे पास 5 है। तो 13 पे ऑटोमेटिकली जब हम ये लाइन लिखेंगे तो 13 पे 5 ओवरराइट कर जाएगा। इट्स मीन दैट कि अगर आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे अगर आप एक दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं तो दूसरी वैल्यू जो है पहले वाली वैल्यू पर ओवरराइट कर जाती है। इसी तरह से इस लाइन पे जो एक वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है एक वेरिएबल को दिया जा रहा है, ये वाली लाइन उस वेरिएबल की वैल्यू, पहले वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देगी। ओके, पहले 13 है, बाद में 5 जो है वो पहले वाली वैल्यू पे ओवरराइट कर देगा। तो हम ना इसको रन करके देखते हैं। मैं सबसे पहले डेव C++ खोलती हूँ। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपना एक, और इसका ऑपरेटर्स नाम रख लेते हैं। और हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, टॉप पे वही वाली स्टैंडर्ड इनपुट वाली stdio.h, और हम लोग यूज़ करेंगे void main की बॉडी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग उसी तरह से 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। ए के अंदर हम लोग 9 ही रख लेते हैं, चलें। बी के अंदर हम लोग 6 रख लेते हैं, और सी हम लोग रिज़ल्ट के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किया और 2 वेरिएबल्स को मैंने साथ ही इनिशियलाइज़ भी कर दिया।
अब मैं क्या करने जा रही हूँ, c इक्वल टू ए प्लस बी लिखूँगी, तो जिसका मतलब है a और b ऐड होके c के अंदर आ जाएंगे। फिर मैं साथ ही इनका रिज़ल्ट भी प्रिंट करवा लूँगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी, अगर हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाने जा रहे हैं, c भी एक इंटीजर वेरिएबल है जो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा %d और कॉमा आप a लगाएं, सॉरी c के अंदर हम लोग रिज़ल्ट रखवा रहे हैं ना, तो हमें c की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे c लिखेंगे और इसको प्रिंट करवा लेंगे। हम अपनी आउटपुट को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं c इक्वल टू, या फिर आप लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी इक्वल, यानी कि a और b को ऐड करने का रिज़ल्ट जो है वो c के अंदर पड़ा हुआ है, तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी कि a प्लस बी इक्वल इसी तरह से लिखा हुआ आएगा और d के अंदर हमारा c का जो भी रिज़ल्ट मैनिपुलेट हुआ है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, अपनी क्लास का नाम देते हैं, OPP रख लेते हैं, कुछ भी रख लें, तो देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये देखिए जी, a प्लस बी इक्वल टू 15, यानी 9 और 5 जो कि a और b की वैल्यू थी दोनों को ऐड करके आपका रिज़ल्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसी तरह से आप बाकी ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, c इक्वल टू a माइनस बी कर लें और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए सेमी कॉलन लगाना कभी ना भूलें, प्रिंट एफ और लिखें जी a माइनस बी इक्वल %d और c। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं और एक ही लाइन पे आएगा, हम लोग इसको एक लाइन से दूसरी लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़े थे स्पेशल कैरेक्टर्स और या एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको \b\n का बताया था। तो यहाँ पे हमें एक \n की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है पहला एक लाइन पे आए और दूसरा दूसरी लाइन पे आए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको क्लोज़ कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे \n, सॉरी यहाँ पे, कि इस रिज़ल्ट के बाद अगला रिज़ल्ट जो है वो न्यू लाइन पे शो हो। तो इसका क्या होगा, c के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, ये \n न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, तो अगला रिज़ल्ट हमारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो होगा। इसको एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये देखें जी, a प्लस बी 15 और a माइनस बी इक्वल टू 3 आपको यहाँ पे रिज़ल्ट शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आप बाकी ऑपरेटर्स का भी को प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप a माइनस बी भी कर सॉरी a मल्टीप्लाई भी करें, b करें और a डिवाइड भी करें। इस तरह जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, आगे देखते हैं जी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स तो हो गए, अब आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में देखिए प्लस प्लस यूज़ होता है इंक्रीमेंट के लिए और माइनस माइनस यूज़ होता है डिक्रीमेंट के लिए। अब जो पिछले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बताया कि उनको हम बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जबकि सी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम लोग यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है वो एक ही वेरिएबल के साथ लिखता है। मतलब अगर हम इसमें हम लोग सिर्फ एक ऑपरेंड यूज़ करते हैं, जैसे a प्लस प्लस का मतलब, इसे हम एक ऑपरेंड लगाएंगे और a प्लस प्लस का मतलब होगा कि a की जो वैल्यू उसमें एक ऐड कर दो, एक वैल्यू ऐड कर दो। मतलब अगर 10 है तो a प्लस प्लस का मतलब होगा 11 हो गया, a की वैल्यू में एक ऐड हो गया। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, जबकि बाइनरी ऑपरेटर्स जिसको मैंने बोला अरिथमेटिक ऑपरेटर और बाइनरी एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करते हैं जी, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो इसका मतलब होता है कि ये देखिए सिंगल प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, दो ऑपरेंड यूज़ हो रहा है। जबकि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको हम यूनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड होता है। तो a प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू ऐड कर दी, a माइनस माइनस का मतलब एक वैल्यू माइनस कर दी। अभी हम लोग प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स भी कॉन्सेप्ट होता है उसकी तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्लस प्लस किस लिए यूज़ हो रहा है और माइनस माइनस। तो इसमें डबल प्लस का मतलब है वेरिएबल एक वेरिएबल के साथ लगाना और उस वेरिएबल में एक वैल्यू को ऐड कर देना। माइनस माइनस का मतलब है कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू उसमें से एक माइनस कर देना। तो इसको यूनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो आगे आते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अगर हम लोग इक्वल मैथमेटिक्स में देखें तो उसका मतलब होता है कि लेफ़्ट एंड राइट की वैल्यू जो वो इक्वल है, बराबर है। जैसे हम ये देख रहे हैं ए एंड बी, ए इक्वल टू बी। मैथमेटिक्स में देखें तो उसका मतलब है कि ए और बी बराबर है, बट सी के अंदर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है।
ए इक्वल टू बी का मतलब है कि जो बी की वैल्यू है वो ए को असाइन की जा रही है, मतलब अगर बी के अंदर 10 पड़ा हुआ है तो वो ए को दिया जा रहा है। यहाँ पे सिंगल इक्वल का मतलब डिफरेंट है, असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। और प्लस इक्वल का मतलब है, अगर हम इस तरह से दो ऑपरेंड के दरमियान लगाते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम ए माइनस इक्वल टू बी लगाते हैं तो उसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए माइनस बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब होगा ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए में दे दिया जाए। इसी तरह से ये बाकी सारे भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। आप यहाँ पे देखें हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए, उसको वैल्यू असाइन की 5, और फिर सी के अंदर हम लोग ए असाइन कर रहे हैं। बाद में हम वही सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं जो हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़े। तो मैं ये भी आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। हम लोग डेव सी प्लस प्लस में जाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि ए को वैल्यू मैंने 9 असाइन की और मैं सी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, सी को क्या करती हूँ, ए असाइन करती हूँ, फिर मैं सी की वैल्यू प्रिंट करवाऊँगी। इसको भी ख़त्म कर दें तो आप देखें क्या होता है। ए में 9 पड़ा हुआ है और ए जो है वो मैं सी को दे रही हूँ। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कंपाइल एंड रन करते हैं। थोड़ा सा आउटपुट में इशू है, ये यहाँ से मैंने इसको रिमूव नहीं किया। तो अब देखते हैं क्या होता है। आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही थी 9। तो ये देखें जी, जो सी की वैल्यू ए की वैल्यू थी वो सी को मिल गई। तो %d की मदद से हमने सी की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। तो ये था कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करना। अब मैं आपके सामने करती हूँ सी प्लस इक्वल टू ए, जिसका मतलब क्या है कि सी इक्वल टू सी प्लस ए। अब सी में भी हमारे पास क्या है, 9 है, क्योंकि इस वैल्यू से हमारे पास सी के अंदर 9 आ चुका है और ए के अंदर भी 9 है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास जो है वो आंसर आना चाहिए 18। तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। प्रिंट एफ सी प्लस इक्वल टू ए का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, सी इक्वल टू सी प्लस ए, यानी सी और ए को ऐड करके सी में प्रिंट कर दें। तो हम लोग इसको प्रिंट करवाते हैं %d बैकस्लैश ऊपर है हमारे पास बैकस्लैश n और सी प्रिंट करवाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है जी। तो ये देखें जी 18 आ गया, क्योंकि पहले हमने ए की वैल्यू सी को असाइन की थी तो सी में 9 आ गया। जब हम सी प्लस इक्वल टू ए कर रहे हैं तो सी और ए की वैल्यू ऐड होके सी में आएगी, तो आंसर आ जाएगा 18। अब इसी तरह से अगर हम लिखते हैं c माइनस इक्वल टू ए, तो इसका क्या मतलब होगा कि c इक्वल टू सी माइनस ए। मैं यहाँ पे कमेंट डालती हूँ कि इस लाइन को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो इसका मतलब है c इक्वल टू सी माइनस ए। अब c के अंदर हमारे पास क्या है, इस लाइन की मदद से हमारे पास c के अंदर क्या था, 18 आ गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, 18 माइनस 9, क्योंकि ए के अंदर अभी 9 ही है। सो 18 माइनस 9, सो 9 आएगा और 9 सी को असाइन हो जाएगा। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं ऐसे ही होता है या नहीं। %d एंड सी, तो इधर हम लोग बैकस्लैश n कर लेते हैं। चलें जी एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें जी दोबारा हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया। इस वजह से हमारी इस लाइन की वजह से, क्योंकि सी में से ए को माइनस कर दिया गया। इसी तरह से आप बाकी ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करके इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गए जी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर। दो ऑपरेंड के दरमियान आप रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि आया हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है कि नहीं। इसको ज़रा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जिसमें सबसे पहले इक्वल है। पिछले जो हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा वो था कि जी हमारा इक्वल का जो ऑपरेटर होता है सिंगल इक्वल का, वो असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, जबकि डबल इक्वल का जो है वो यूज़ होता है कि लेफ़्ट एंड राइट वैल्यू बराबर हैं या नहीं, इक्वल हैं या नहीं। तो जैसे यहाँ पे इक्वल किस लिए यूज़ हो रहा है, जैसे हम लोग दो ऑपरेंड के दरमियान इक्वल लगाते हैं तो इसका मतलब हम ये चेक करें कि 5 और 3 बराबर हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है।
तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा बूलियन में आएगा। 0 का मतलब है कंडीशन फॉल्स है और 1 का मतलब है कंडीशन ट्रू है। तो 5 इक्वल टू 3 का मतलब है कि 5 3 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो इसको हम क्या इवैल्यूएट करेंगे, इज इवैल्यूएटेड टू 0। अगर दो ऑपरेंड के दरमियान ग्रेटर देन का साइन आता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3 इज इवैल्यूएटेड टू 1, बिकॉज 5 3 से बड़ा है तो इसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा। इस मीन ये कंडीशन ट्रू है। अगर लेस देन का साइन दो ऑपरेंड के दरमियान लगाते हैं तो 5 इज़ लेस देन 3, ये बात गलत है, 5 इज़ नॉट लेस देन 3, तो इसलिए इसका आंसर हमें 0 में मिलेगा। इसके बाद आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, बात ठीक है ना, 5 एंड 3 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है और हमारी कंडीशन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ग्रेटर देन इक्वल में क्या होता है, दोनों में से एक चीज़ को देखा जाता है। मतलब देखें 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अब 5 ग्रेटर देन तो 3 है बट नॉट इक्वल, बट दोनों में से एक बात ठीक हो रही है, 5 ग्रेटर देन है, तो जब एक बात ठीक हो रही है तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। इसी तरह से लेस देन इक्वल की बात करें तो लेस देन इक्वल का मतलब है 5 इज़ लेस देन, या तो लेस देन 3 है या इक्वल टू 3 है, बट यहाँ पे आप देखिए दोनों ही बातें गलत है। दोनों में से एक ट्रू हो तो हमारा आंसर 1 में आता है, अगर दोनों ही बातें, दोनों ही कंडीशंस गलत हैं तो हमारा आंसर 0 में आएगा, क्योंकि 5 ना तो लेस देन है 3 से, ना तो इक्वल है। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखें एक सिंपल प्रोग्राम लिखा गया, ए को 5 दिया गया, बी को 5 दिया गया और सी को 10 दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि ए और बी बराबर हैं। अब यहाँ पे इस वाली लाइन को भी इग्नोर करें, सिर्फ ये चेक करें ए इक्वल टू बी, तो इस प्रिंटफ की स्टेटमेंट का आंसर क्या आना चाहिए, ए और बी इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल है, क्योंकि ए में भी 5 है बी में भी 5 है, तो हमारी इस स्टेटमेंट का आंसर होगा 1। और दूसरी लाइन है कि ए इक्वल टू सी, अब ए में 5 है सी में 10 है, तो ये बात गलत है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो इस स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट लाइन पे देखें, ए ग्रेटर देन बी, ए में 5 है और बी में 5 है, तो 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। इसी तरह से हम लोग सारे ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। मैं ये भी आपको रन करके दिखाती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ये पहले वाला कोड रिमूव कर देते हैं और हम लोग वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं। बी को हम 9 असाइन कर लेते हैं और सी को हम लोग 20 असाइन कर लेते हैं। और इसी तरह से हम लोग प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर इन रिलेशनल ऑपरेटर की वर्किंग को चेक करते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं, परसेंट इक्वल टू परसेंट डी, या भी सिंपल वे में ही चलते हैं परसेंट डी, और हम लोग चेक करते हैं कि ए इक्वल टू बी है या नहीं। तो इसका आंसर चेक करते हैं, यहाँ पे कॉमा ऐड कर लेते हैं। अगर तो ए और बी इक्वल है तो इसका मतलब है कि आंसर परसेंट डी की मदद से 1 आएगा। अगर ए एंड बी इक्वल नहीं है तो परसेंट डी की मदद से आंसर आएगा 0। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि देखें ए और बी जो है वो इक्वल है। तो आप इसे थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई करें, ए इक्वल बी, और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर लें कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं क्या है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट एक स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं और लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी है या नहीं, और रिज़ल्ट हमारा परसेंट डी, क्योंकि एक ही हमारा रिज़ल्ट इवेलुएट हो रहा है तो हम एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कॉमा ए ग्रेटर देन बी। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये देखें जी, ए ग्रेटर देन बी आ रहा है 0, बिकॉज ए 9 है बी 9 है, तो 9 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, इसलिए इसका आंसर 0 में आ रहा है। हम लोग इसको न्यू लाइन पे रिज़ल्ट को कर लेते हैं बैकस्लैशन। से हम ये चेक करते हैं कि आया प्रिंट एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है या नहीं, क्वेश्चन मार्क परसेंट डी, और चेक करते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें जी, हमारा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का आंसर आ रहा है 1। क्यों आ रहा है 1?
क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब अगर हम लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ पे भी हम लोग बैकस्लेशन यूज़ करते हैं ताकि हमारा सारा रिजल्ट अलग अलग लाइन पे शो हो। तो यहाँ पे लिखते हैं पर्स ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। चेक करना चाहते हैं हम लोग कि आया ए सी से बड़ा या बराबर है, तो पर्सन डी कॉमा ए ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। तो इसका रिजल्ट चेक करते हैं, हमें लास्ट लाइन का रिजल्ट चेक करना है। तो ये देखिए जी, ए ग्रेटर दैन इक्वल टू सी 0 आ रहा है बिकॉज ए जो है वो सी से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंडीशंस चेक करने के लिए लगाते हैं। लेक्चर की तरफ चलते हैं जी, आगे देखते हैं क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स अक्सर की प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम लोग इफ एल्स स्ट्रक्चर करते हैं, कंडीशंस चेक करते हैं। तो एंड ऑपरेटर, इसमें हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड का ऑपरेटर 2 कंडीशंस के दरमियान लगता है चेक करने के लिए क्या है दोनों कंडीशन सही है या नहीं। इसमें क्या है कि लेफ़्ट और राइट दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है। अगर ये ट्रू नहीं होती, दोनों में से एक भी फॉल्स होती है, तो हमारी ओवरऑल जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। जबकि और ऑपरेटर में हमारी दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी होता है, और नॉट कंडीशन जो है वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखें, अगर एग्जाम्पल है कि सी के अंदर हमारे पास 5 है और डी के अंदर हमारे पास 2 है। अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कि सी इक्वल टू 5 है, एंड जो एंड परसेंट ऑपरेटर है वो लगाते हैं, और बी अगली स्टेटमेंट हम लिखते हैं या अगली कंडीशन लिखते हैं डी ग्रेटर देन 5। तो सी इक्वल टू 5 है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमने 5 सी को साइन किया तो सी के अंदर भी 5 है, तो इसका मतलब है सी इक्वल टू 5 है। ये बात तो सही साबित हुई। अगली बात क्या है कि जी डी ग्रेटर देन 5, डी में 2 है एंड 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो ए कंडीशन ट्रू है, सी इक्वल है 5 के, बट डी इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 क्योंकि डी में 2 है। तो दोनों में से ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों में से दोनों कंडीशन का ट्रू हो तो हमारा आंसर 1 है। अगर एक भी फॉल्स हो तो ओवरऑल हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0 हो जाता है, यानी फॉल्स हो जाता है। अब और ऑपरेटर में अगर हम इसी कंडीशन के दरमियान में और ऑपरेटर लगा देते हैं तो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी गलत है, लेकिन आंसर हमारा 1 आएगा, क्योंकि या तो ये सही होनी चाहिए या तो ये सही होनी चाहिए। अब नॉट ऑपरेटर का काम क्या है। अगर हम लोग लगाते हैं जी सी इक्वल टू 5, बात ही बिल्कुल ठीक कर रहा है कि सी 5 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, बट जब हमने नॉट लगा दिया तो ये आपकी कंडीशन ट्रू से क्या हो गई, फॉल्स हो गई, इसलिए हमारा इसका जो एक आंसर होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये थे जी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। कॉमा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब हम लोग एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर भी हमें कॉमा की ज़रूरत पड़ती है। डिफरेंट एक्सप्रेशंस जो हैं या आप कहें कि एक्सप्रेशंस को लिंक करने के लिए हमें कॉमा ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे सारे थे जी ऑपरेटर्स सी के अंदर जो हमने सारे पढ़े, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, असाइनमेंट, कॉमा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम आते हैं जी कंट्रोल स्ट्रक्चर की तरफ। तो सी के अंदर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, 3 फंडामेंटल कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। एक है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, एक है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। जैसे अभी तक हम लोग जो कोड राइट डाउन कर रहे हैं उसमें आप देखें कि आप यहाँ पे डेव C++ में मैंने जो कोड लिखा है, अगर ये स्टेटमेंट पहले लिखी गई है तो इसका रिज़ल्ट पहले आ रहा है। अगर ये बाद में, अगर ये 4th नंबर पे लिखी गई है तो इसका रिज़ल्ट 4th नंबर पे ही आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर, जिसमें एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन बाय लाइन हो रही होती है। जो स्टेटमेंट पहले अपीयर हो रही है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसमें क्या है कि हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम कोड एग्जीक्यूट या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज़ वो कोड या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है।
और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, अभी आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सीक्वेंस हम कर चुके हैं और लूप हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो लूप स्ट्रक्चर रेपिटेशन, किसी भी कोड को या किसी भी लाइन्स को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज का जो टॉपिक है या आज की जो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं जी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ का मतलब है कि अगर हमारी जो कंडीशन है वो सही साबित होती है तो हमारा जो बॉडी होती है इफ़ की वो एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है तो हमारी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट ना हो। इसका सिंटेक्स ये है। इसमें हम लोग इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। जो 32 कीवर्ड्स में से पढ़े थे उसमें से एक इफ़ का कीवर्ड भी है। इफ़ और इस ब्रेसेस के दरम्यान हम लोग एक्सप्रेशन यानी जो भी हम कंडीशन चेक करने जा रहे हैं वो लगाते हैं। उसके फ़ौरन बाद पैरेंथेसिस में अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू साबित होती है तो हमारी जो ये बॉडी है उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं आपको ना ये बात प्रोग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं ये सारा कोड रिमूव कर देती हूँ और मैं लिखती हूँ कि a=10 लिखती हूँ। ओके, तो मैं अगली कंडीशन में आगे मैं क्या करती हूँ, मैं इफ़ का कीवर्ड लगाती हूँ और मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या जो a है वो 5 से बड़ा है। अब आप देखें, जनरल बात करें तो a 5 से बड़ा ही है क्योंकि a में हमने क्या रखा है 10, सो 10 इज़ ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है मतलब ये मुझे 1 दे रही है। जब आपकी कंडीशन का आंसर 1 होता है तो आपकी जो फ़ौरन इसके बाद की ब्रेसेस होती हैं इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अभी आप देखें कि इफ़ a ग्रेटर देन 5 बात ठीक हो रही है तो वो इस बॉडी के अंदर आएगा और स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे मैं लिखवा दूंगी कि a जी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 5। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो ये देखें जी आ रहा है a ग्रेटर देन 5। इसका मतलब था मेरी कंडीशन ट्रू थी इसलिए उसने ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि a जो है वो लेस देन 5 है यानी a 5 से छोटा है तो देखें क्या होगा। अब तो इसको ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं प्रिंट करने के लिए, तो मेरी आउटपुट बिल्कुल ब्लैंक आएगी क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंपाइलर जो है वो इस बॉडी के अंदर ही नहीं आएगा, वो इस बॉडी के अंदर तब आता है इफ़ की बॉडी के अंदर जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या कहता है। तो ये देखिए जी कुछ भी यहाँ पे रिज़ल्ट मेंशन नहीं हुआ। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं और अगर वो सही है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अगर वो गलत है तो उसके अंदर की उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन अगर उसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो इसके अलावा भी तो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो फिर मुझे वो एक मैसेज दे कि a इज़ नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन 5। तो इसका तरीकाकार क्या है कि मैं अगर इफ़ कंडीशन गलत हो रही है तो फिर कौन सा पार्ट रन कर दो, एल्स पार्ट। इसको हम कहते हैं जी इफ़ एल्स स्ट्रक्चर कि अगर इफ़ वाला पार्ट रन नहीं हो रहा, इफ़ वाली कंडीशन गलत है तो फिर एल्स वाला पार्ट रन कर दो। तो इसके लिए भी एल्स एक कीवर्ड है जो ऑलरेडी बिल्ट इन है और हम लोग इसको इसी तरह से लिखते हैं और फिर क्या करते हैं कि अगर इफ़ पार्ट रन नहीं हो रहा तो एल्स वाली पार्ट की बॉडी के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो प्रिंट एफ हम लिखते हैं जी a इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5। तो अब चूंकि हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो लेट्स सी कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो ये देखें जी वो कह रहा है a इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5 क्योंकि a जो है, सॉरी मैंने स्टेटमेंट गलत लिखी है, a इज़ ग्रेटर दैन 5 ही है तो ये हमें यहाँ पे लिखना है, ये स्टेटमेंट हमने लिखनी है। तो ये देखें जी हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे हमने लिखना था लेस देन
और यहाँ पे हमें ग्रेटर देन, क्योंकि अगर a लेस देन 5 है तो स्टेटमेंट आनी चाहिए a लेस देन 5, और अगर a ग्रेटर देन 5 है तो ये वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अब चूँकि a लेस देन 5 नहीं है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये है जी हमारा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देती हूँ, ग्रेटर देन, a ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करती हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए ग्रेटर देन और यहाँ पे आना चाहिए लेस देन। अब एक दफ़ा कोड को दोबारा रिवाइज करें। देखिए a ग्रेटर देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, हमारी स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अगर a ग्रेटर देन 5 नहीं है तो ये वाली एग्जीक्यूट होनी चाहिए। देखिए क्या एग्जीक्यूट होता है, a इज़ ग्रेटर देन 5, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई है और ये वाली स्टेटमेंट हमारी रन हुई है। आप देख सकते हैं ये वाली स्टेटमेंट रन हो रही है कंडीशन ट्रू होने की सूरत में। ये हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इफ एल्स को पढ़ा है। और हम लोग जो हैं इफ़ के अंदर बाज़ात एक अनदर इफ़ भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। जब हम लोग इफ़ के अंदर इफ़ लगाएं तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा नेस्टेड इफ़ लगा होता है जी। जैसे कि अगर मैं इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ चेक करना चाहूँ, कि अगर मैं चेक करना चाहती हूँ a अगर ग्रेटर देन 5 है, और साथ ये भी चेक करना चाहती हूँ कि a जो है वो 10 के इक्वल भी है, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, एक और कंडीशन लगाऊँ इस इफ़ के बाद फ़ौरन एक कंडीशन लगाऊँ a इक्वल टू 10, साथ वो ये भी चेक करे या तो वो एक तो वो 5 से बड़ा भी हो और दूसरा वो 10 के इक्वल भी हो, तो वो एक स्टेटमेंट प्रिंट करे कि ग्रेटर देन भी है। यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट को इस इफ़ की बेसिस के अंदर ले आती हूँ। यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अब इस स्टेटमेंट ने तब एग्जीक्यूट होना है जब आपकी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। तो देखिए सबसे पहले चेक करेगा a ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस बॉडी के अंदर आ जाएगा, और फिर वो चेक करेगा a ग्रेटर देन 5, जब ये भी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो इस बॉडी के अंदर आ जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही सूरत में रन होगी जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद वो आके अंदर वाली कंडीशन को चेक करता है, अगर वो फॉल्स हो जाती है फिर ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस बॉडी के अंदर ही नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी, हमारा आंसर क्या आता है। तो ये देखिए जी a इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब है कि हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू साबित हुई, a 5 से बड़ा भी था और 10 के इक्वल भी था, इसलिए हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा जी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और उसमें से हमने कुछ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी किया जिसमें असाइनमेंट और ग्रेटर दैन और रिलेशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया हमने। और उसके अलावा हमने जी कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर और नेस्टेड इफ़ को पढ़ा। आई होप आपको समझ आया हो। तो थैंक यू जी।